जैन साथियों, जैसे आपको पता है कि आपका 71वीं बीपीएससी का जो एग्जाम डेट है वो आपका है 13 सितंबर। तो इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको करंट अफेयर का कंप्लीट क्लास करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको आज जो हम क्लास लेकर आए हैं इसमें हम 4 टॉपिक देखेंगे एक साथ। कौन कौन सा टॉपिक है? पहला आपका होगा केंद्रीय बजट 2025-26। दूसरा क्लास आपका होगा दूसरा टॉपिक होगा केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण। दूसरा टॉपिक आपका होगा केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। ठीक है, 2024-25। उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक होगा बिहार बजट 2025-26। और चौथा टॉपिक होगा आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। तो ये 4 टॉपिक आप कर लेते हैं तो कम से कम आपका 7 से 8 प्रश्न आपको एग्जाम में बन जाएंगे। क्योंकि बीपीएससी का हमेशा से ये पैटर्न रहा है, आपके बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन आपका पूछते हैं। ठीक है, तो हर टॉपिक से भी 2 क्वेश्चन ले लीजिए तो फिर भी आपको 8 क्वेश्चन होगा। तो कम से कम तो आपका 8 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। इसलिए सबसे पहले हम आज इस 4 टॉपिक को एक बार रिवाइज करते हैं। रिवाइज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्लास हम पहले आपको करवा रखे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे और एक साथ ये 4 टॉपिक को करेंगे। आप लोग इस क्लास को आज कर लीजिए। उसके बाद मैं अगले क्लास में कल जो होगा वो मैं बिहार करंट अफेयर का मैराथन क्लास करवाऊंगा। ठीक है, बिहार करंट अफेयर का सब्जेक्टिव टाइप आपको मैराथन क्लास करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको हम नेशनल और इंटरनेशनल का नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर का क्लास करवाऊंगा एक साथ। ठीक है, और उसके बाद इन तीनों से कंबाइंड करके 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक मैराथन क्लास करवाऊंगा लास्ट में। तो ये मेरा इस बार यानी पैटर्न रहने वाला है आपका क्लास का। ठीक है, तो इतना यदि आप क्लास कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है आपका एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न छूटेगा। तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। चलिए मैं आज के क्लास को स्टार्ट करता हूँ। पहला टॉपिक आपका है केंद्रीय बजट 2025-26। देखिए आपका फर्स्ट है क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट 2025-26 संसद में कब पेश किया गया? तो ये क्या था आपका 1 फरवरी 2025 को। 1 फरवरी 2025 को ये आपका बजट पेश किया था। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय क्या है, यानी थीम क्या है? आप स्टार लगा लीजिए। ऐसा ही प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था। ठीक है, जो मैं क्लास में करवाया हुआ था आपको 17वीं बीपीएससी में कहाँ से कितने करंट अफेयर का प्रश्न पूछा है वो सारे प्रूफ आपको दिखा चुके हैं। 25 क्वेश्चन का मैं प्रूफ दिखा चुका हूं, तो आप जाकर देख सकते हो, इसी चैनल पर है। होगा तो मैं इसका वीडियो का ना लिंक दे देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लेना। 25 प्लस क्वेश्चन का मैं प्रूफ दिया हूं अपने क्लास से जो पूछा गया है, इसलिए क्लास के इंपॉर्टेंस को समझिए। क्वेश्चन था आपका कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका थीम जो है ये आपका सबका विकास इस बजट का थीम है। आपका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन का आपका कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के प्रमुख 4 इंजन पर बल दिया गया है, इनमें से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? अब देखिए ये प्रश्न मैं खुद से बनाया हूँ। देखिए क्वेश्चन को बजट से क्वेश्चन सेट करना ये बहुत समय लगता है इसमें। ठीक है, सोचना पड़ता है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या दूँ, कहाँ से क्वेश्चन निकालो। ठीक है, तो इसमें आपका लगभग 5 से 6 घंटा मुझे समय लगा है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, 5 से 6 घंटा। तो इस चीज़ को आप समझिए, और जितने मैं मेहनत करता हूँ उसके अनुसार मुझे फल नहीं मिलता है। आपको देखिए केंद्रीय इकोनॉमिक सर्वे है, इतना अच्छा क्लास है, मैं करवाया हूँ, एक प्रश्न करवाया हूँ, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। बजट भी अभी करवा रहा हूँ, उससे पहले बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे करवाया हूँ, वो भी बेहतरीन क्लास है। ठीक है, मुझे कंटेंट बनाने में समय लगता है, लेकिन आप लोग क्लास नहीं देखते हैं। तो मैं जितना मेहनत करता हूँ उसके अनुसार मुझे फल नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी जी जान लगाकर आपके लिए मेहनत करते हैं कि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा ना हो कि मेरे क्लास से ना आए।
ठीक है। तो सारे प्रश्न आपको एग्जाम मेरे क्लास से आते हैं। आप देख लीजिए, कल 2-3 दिन पहले आपका यूपी पीसीएस के आपका आरओ एआरओ के एग्जाम हुआ था। मैं इसके लिए पढ़ाता भी नहीं हूँ, फिर भी आपको आरओ एआरओ के एग्जाम में आपका 80% से ऊपर क्वेश्चन मिला है करेंट अफेयर का। ये भी मैं क्लास करवा दिया हूँ, आपको प्रूफ दिखा दिया हूँ। कितना प्रूफ दिखाऊँ मैं, इतना प्रूफ दिखाता हूँ फिर भी स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है। तो भाई मैं इससे मुझे एनर्जी नहीं मिलता है। एनर्जी तब मिलेगा जब आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक स्टूडेंट पढ़ेंगे, तब मुझे कंटेंट बनाने में ना एनर्जी मिलेगा, ठीक है। लेकिन चलिए, मैं इसका ठेका लिया हूँ तो मैं तो पढ़ाऊँगा, आपको पूरा कंटेंट करवाऊँगा, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप पढ़े या ना पढ़े। तो क्वेश्चन आपका थर्ड था कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के प्रमुख 4 इंजनों पर बल दिया गया है। अरे इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है, कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, ये जो देखो इसमें कृषि, निवेश, निर्यात, कृषि, निवेश, निर्यात और एमएसएमई, ये इस बार बजट का 4 इंजन इसमें बताया गया है। कौन कौन? कृषि, निवेश, निर्यात और एमएसएमई, ठीक है। तो उद्योग इसमें आपका शामिल नहीं है, ठीक है। उद्योग इसमें आपका प्रमुख क्षेत्र नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट, कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो ये आप जरूर याद रखना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका 17वीं में आया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन का आपका वित्त वर्ष 2025-26 का बजटीय आकार क्या है, यानी वित्त वर्ष 25-26 का बजट का आकार कितना है? तो ये आपको याद रखना 50.65 लाख करोड़, ठीक है। 50.65 लाख करोड़। अब देखो, ये तो आपका पॉइंट में दिया है, तो आप ये मार सकते हैं आप ऑलमोस्ट, ठीक है, लगभग। लेकिन आपको यदि पूरा डाटा दे दे एग्जाम में, तब क्या कीजिएगा? तो आप डाटा भी याद रखो, ठीक है। 50,65,345, ठीक है, इतना करोड़ है, ठीक है। 50,65,345 करोड़, ये डाटा आप याद रखना, ठीक है। ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन का आपका केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है, इनमें क्या शामिल नहीं है? अब देखिए, आप दिखा दो पूरे यूट्यूब पर, ऐसा यदि मिल जाएगा आपको ना बजट का क्लास, मैं सही बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब आप छान मार लो, ठीक है। चाहे किसी भी कोचिंग का आप पेड कोर्स लियो ना, उसमें देख लो, यदि आपको ऐसा क्लास कहीं भी मिल जाता है बजट का, तो मैं क्लास करवाना छोड़ दूंगा, कसम से बता रहा हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ मैं, खास करके आपका बजट, इकोनॉमी सर्वे, ठीक है, बहुत समय लगता है बनाने में। तो इस बात को समझिए। ये नहीं कि फ्री मिलता था इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, वही बात है, फ्री में आप लोग क्लास करवा देते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, ठीक है। वही मैं पेड कर दूँ क्लास का, तब सब समझेंगे इंपॉर्टेंस। तो बात को समझिए, मेरे मेहनत को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ध्यान देने का मतलब है कि आप क्लास को देखिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखो, इसमें कौन सा शामिल नहीं है? 6 क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार लाना है, इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? देखो, इसमें ध्यान रखना, कराधान शामिल है, खनन शामिल है, विनियामक शामिल है, विद्युत क्षेत्र शामिल है। कितना हुआ? 4 हुआ। आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अरे कौन इसमें शामिल नहीं है? यानी कोई ऐसा नहीं है कि शामिल नहीं है, ये चारों का चारों आपका शामिल है। तो लेकिन क्या करा, 6 क्षेत्र को शामिल किया गया है, तो 4 तो आपका ऑप्शन में दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 जो है उसको भी याद रखना, ठीक है। 5वां क्षेत्र आपका क्या है? तो याद रखना, आपका 5वां है वित्तीय क्षेत्र। क्या? वित्तीय क्षेत्र है, ठीक है। और याद रखना, एक है आपका शहरी विकास। क्या है? शहरी विकास। तो ये आपका 6 क्षेत्र हो गया, ठीक है, जिसमें नहीं परिवर्तनकारी सुधार करना है, ये बजट में घोषणा किया है। तो इसको आप याद रखना, यहाँ कहीं ना कहीं से प्रश्न आएगा आपका। ये अभी 3-4 जो क्वेश्चन करवाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका विकसित भारत 2047, आपको पता है भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक हम भारत को विकसित बनाएं। तो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्ति के लिए भारत के जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि हासिल करना होगा, यानी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितना % तक लगभग जीडीपी में वृद्धि करना होगा, जिससे 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा हो सके। तो याद रखना 8%, ठीक है।
ये तो आप 5 स्टार लगा लो, ये नया बहुत ही मस्त प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में छपेंगे मुझे लगता है, ठीक है। और जब आ जाएगा तब मैं दिखाऊंगा, देखो मेरे क्लास आया है तब मत रोना, ठीक है, इसलिए कहते क्लास देख लो, क्लास देख लो। आप लोग सब्सक्राइबर देख कर क्लास देखते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग देख लेते हैं कि इस चैनल का सब्सक्राइबर कितना है, ठीक है, और उसके अनुसार आप लोग क्लास देखते हैं। तो भाई सब्सक्राइबर से क्लास को आप नहीं माप सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि उसका मिलियन में सब्सक्राइबर है तो बहुत अच्छा क्लास होगा, जरूरी नहीं है। मेरा लाख में है तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो पढ़ाने वाले के टैलेंट पर डिपेंड करता है। तो इसका क्या होगा आंसर? 8% होगा। आपका अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या आपका, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के राजकोषीय घाटा का अनुमान क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपसे पूछ रहा है 25-26 में भारत के राजकोषीय घाटा का अनुमान क्या है। तो ये आपका याद रखना 15,17,936 करोड़, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। और ये जो है आपका जीएसडीपी का 4.4% है, ठीक है। यदि आपसे जीएसडीपी के परसेंटेज पूछ ले तो 4.4 लगाएंगे, डाटा पूछ ले तो आप ये लगाएंगे। एक चीज और कहेंगे, जब आप राजकोषीय घाटा का ना आप डाटा याद करते हैं तो याद रखना केंद्र का कौन है और बिहार का कौन है, ठीक है। अब दोनों में कंफ्यूज मत हो जाए, ठीक है, दोनों का आप अलग अलग याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, खासकर बीपीएससी एग्जाम में। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन क्या आपका, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का कितना % रखा है। अभी आपको बता दिए हैं, जीडीपी का परसेंटेज पूछे तो कितना होगा? 4.4%, ठीक है, 4.4%। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये इसे 2028 तक के लिए बढ़ाया है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 2028 तक के लिए उसे क्या किया है? बढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर आपका कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किस नई योजना की घोषणा की गई है। तो देखो उसमें प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना की शुरुआत किया गया है, ठीक है। और दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, यहाँ मिष्ठान लिख दिया, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया, सॉरी, या यहाँ का होगा मिशन होगा, ठीक है। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, ये भी आपको इसमें घोषणा किया है। तो आपका बी और सी दोनों होगा, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है। केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जाएगा। ये तो इतना हाईलाइट हुआ, ये तो सबको पता होगा कहाँ किया जाएगा, बिहार में किया जाएगा। आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कर आपका देखो कि केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार यूरिया संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। ये क्या जगह आपका? नामरूप असम में, ठीक है। असम में एक जगह है नामरूप, तो वहीं पर आपका यूरिया संयंत्र की स्थापना किया जाएगा। स्टार लगाइए। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है। तो इस मिशन का उद्देश्य है आपका 1 करोड़ पांडुलिपियों को संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषा में डिजिटल पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरू किया गया है। तो इस योजना का नाम है भारतीय भाषा योजना। भारतीय भाषा योजना। एक चीज आप याद रखिएगा कि देखो लेटेस्ट जो आपका बजट होता है, जैसे अभी आपका 2025-26 है, तो आपका इसका आगे जो एग्जाम होते हैं ना, इस एग्जाम में यदि कोई योजना, सरकारी योजना पूछते हैं आपसे, तो याद रखना बजट में जिस योजना की चर्चा की रहती है ना, उस योजना के सबसे पहले पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको 2-3 योजना भी हम बताए हैं आपको। तो यहाँ से यदि बेसिक कोई भी योजना का क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले आपको यहीं से पूछेंगे, ठीक है, जितनी आपका नया योजना है। तो इसीलिए आपको इसमें शामिल किए हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सभी क्वेश्चन को हम इसलिए शामिल किए हैं। अब देखिए कुछ लोग समझते हैं बजट को, क्या समझते हैं, तो बजट में बस इतना देखेगा कि बजट में कितना आय आया है, ठीक है, और कितना व्यय है,
किस पर कितना खर्च किया गया है, राजकोषीय घाटा कितना है, ठीक है, बस उसी को वो बजट समझते हैं, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल के एग्जाम का पैटर्न का देखो ना, तो ये डाटा नहीं पूछते आप, ठीक है। अब आपका बजट में क्या प्रावधान किया है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, बीपीएससी के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, ठीक है, या किसी और एग्जाम को देख लीजिए उठा करके, तो समझिए, पैटर्न को समझिए। मैं जो क्लास करवाता हूँ ना, आपके एग्जाम को क्वेश्चन बैंक को मैं डेली मतलब पूरे क्वेश्चन को देखता हूँ क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। आप लोग हो सकता है कि क्वेश्चन बैंक को एक बार बनाते होंगे, मैं 10 बार बनाता हूँ, ठीक है, 15 बार बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पैटर्न तो पता चले, इसीलिए मुझे इतना पता है कहाँ से प्रश्न आते हैं, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। खासकर हम बीपीएससी के क्षेत्र में ना, जितना मैं जानता हूँ अपने अनुसार, ठीक है, जितने दिन से जानता हूँ, शायद कोई आपको बताएंगे इतना अच्छे से बीपीएससी के बारे में, ठीक है। तो इस बात को समझिए, जो मैं क्लास करवाता हूँ आंख मूंद कर आप पढ़िए, ठीक है। आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन नहीं आता है फिर मुझे बताइएगा। अब मैं इस बार भी दावा के साथ कर रहा हूँ, 71वीं बीपीएससी होने के बाद भी आपको हम इसी तरह से, जैसे 17वीं में 25 प्लस का प्रूफ दिखाए हैं, इसमें भी आपका 25 प्लस का प्रूफ दिखाएंगे कि मेरे क्लास से आया है, एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखाएंगे। आप बस इंतजार कीजिए, क्लास को दबा कर आप शेयर कीजिए, आप पढ़िए, ठीक है। आएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस पड़ोसी देश के लिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पड़ोसी होगा, ठीक है, किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज्यादा सहायता अनुदान देने के प्रावधान किया है, यानी किस देश को सबसे ज्यादा सहायता अनुदान देंगे, तो ये भूटान को देंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। कितना दिया जाएगा, तो याद रखना 2150 करोड़, ठीक है, 2150 करोड़। सेकेंड में बोले तो सेकेंड में आपका सबसे हाईएस्ट है आपका नेपाल का 700 करोड़, ठीक है। नेपाल को कितना देगा, 700 करोड़। लेकिन ऑप्शन ए होगा सबसे अधिक भूटान को देंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन कर आपका, केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार की आय के स्रोत के बारे में। अब देखो, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपको कह रहा है कि केंद्रीय बजट जो आपका 25-26 में, उसमें सरकार को जो है आय का स्रोत, उसमें सबसे अधिक आय का स्रोत कहाँ से आया है, उसके बाद कहाँ से आया है, इस क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। जैसे आपको देखिए, ये में दिया है उधार एवं अन्य देयता, निगम कर, आयकर, जीएसटी, ठीक है। तो किससे कितना रुपया आया है उस क्रम में आपको सजाना है। देखो, तो याद रखना, भारत सरकार का सबसे अधिक आय इस पर जो मिला है वो आपका उधार और अन्य देयता, जो भारत सरकार राज्य सरकार को या किसी और को उधार दिया था, उस उधार और अन्य देयता सबसे अधिक मिला है भारत सरकार को, ठीक है। पहला पर कौन है, यही है। उसके बाद यदि आपसे पूछे तो इनकम टैक्स, आयकर सेकेंड पर है इनकम में, ठीक है। उसके बाद से यदि आपसे पूछे तो जीएसटी, जीएसटी से थर्ड स्थान पर आपका आया है। उसके बाद पूछे तो निगम कर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रम आप ध्यान रखना। अब चलो इस क्रम को देखते हैं, आपको दिया होगा ऑप्शन में क्रम भी, यहाँ देखिए क्रम में दिया है। तो इसमें देखा जाए आपका ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ACDB बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इस पर आप 5 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। आपका 17 है। क्वेश्चन कर आपका कि केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सबसे अधिक राशि कहाँ आवंटित किया गया है। जो आपका ऑप्शन दिया उसमें देखिए, सबसे अधिक राशि का किस पर आवंटित किया गया है, तो ब्याज भुगतान पर। भारत सरकार जो है ना, मैक्सिमम पैसा ब्याज भुगतान पर ही चला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस बजट में भारत सरकार को कहाँ से पैसा आया है, कहाँ पैसा गया है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आते हैं। अभी तो हम लोग देखे थे ना, इसका रुपया कहाँ से आया, यानी आय का स्रोत सबसे अधिक भारत सरकार कहाँ से है, तो उधार और अन्य देयता, वहाँ पर बताए थे कि फर्स्ट था यही आपका उधार और अन्य देयता, ठीक है। उसके बाद देखो कितना है, 24 पैसा, मतलब 24% याद रखना, कितना योगदान है, 24% आय में, किसका, उधार और अन्य देयता का। उसके बाद हम क्या बताए थे, आयकर, इनकम टैक्स 22%, ठीक है। ये सेकेंड पर है सबसे ज़्यादा में, फर्स्ट पर उधार और अन्य देयता, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताया था हम, जीएसटी, माल और सेवा कर, जीएसटी 18%, ठीक है। ये आपका थर्ड पर है। इस क्रम को बस याद रखिएगा।
इसके बाद आपका क्या है, निगम कर है। निगम कर आपका चौथा स्थान पर है 17%। बस यही 4 याद रखना है, ठीक है। यानी भारत सरकार को सबसे अधिक आय आने का स्रोत कौन कौन सा है? पहला सबसे अधिक उधार और अनुदेयता, दूसरा बोले तो आयकर इनकम टैक्स, तीसरा जीएसटी, चौथा आयकर। बस इसी क्रम को आप याद रखना, ठीक है। अब चलो इससे हम देखते हैं रुपया आया कहाँ से, सॉरी रुपया जाता कहाँ पर, सबसे अधिक खर्च भारत सरकार कहाँ हो जाता है। तो क्या बोले थे, तो सबसे अधिक खर्च कहाँ होती है? तो आप देखो यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, पैसा में दिया मतलब कि परसेंटेज में दिया है, ये समझो आप कि 100 में बांटना है, ये भी 100 में बांटता है। यहाँ पर देखो सबसे अधिक क्या है, सबसे यहाँ देखो 22% है। कहाँ से है 22%? देखो करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा सबसे ज्यादा पैसा चला जाता है किसको देने में? राज्य सरकार को देने में चला जाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक आपका यही होगा, ठीक है। वहां पर ऑप्शन नहीं था, इसलिए सिर्फ ऑप्शन था ब्याज अदायगी, ठीक है, उस क्वेश्चन में, इसीलिए ब्याज बड़ा था, ये ऑप्शन नहीं था आपका, नहीं तो यही आपका होता फर्स्ट में। तो सबसे अधिक खर्च कहाँ करता है भारत सरकार? करों और शुल्कों में राज्य के हिस्सा में चला जाता है। उसके बाद देखो सबसे अधिक तो आपका आता है 20% यहाँ पर है ब्याज भुगतान करने में, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो देखो यहाँ 16% है केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर, ठीक है, ये थर्ड पर है। उसके बाद देखें तो आपका 8 ये देखो रक्षा भी 8%, केंद्रीय योजना भी 8%, ठीक है। तो यही 3 ही याद रखो यहाँ पर, ठीक है। सबसे अधिक किस पर खर्च करते हैं? तो जो राज्य सरकार के हिस्सा है उसमें चला जाता है पैसा। उसके बाद ब्याज भुगतान में चला जाता है पैसा। थर्ड में केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो होती है केंद्रीय, उस पर खर्च हो जाता है, ठीक है। तो इस क्रम को एक बार आप देख लेना, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो एफडीआई आपका अब बीमा क्षेत्र में 100% कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई आयकर व्यवस्था के अनुसार कितने रुपए इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो अब 12 लाख रुपए तक यदि आपका इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 20 है। एक चीज आपको बता दें, यदि इसका कोई पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, आप क्लास तो आपको यहाँ मिलता है, इसका यदि आप पीडीएफ चाहते हैं रिवाइज करने के लिए तो आपका पीडीएफ के लिए एक एप्लीकेशन है LK क्लासेस, ठीक है। तो इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी पर आपको मिलेंगे इसका पीडीएफ, ठीक है। आपका 2024-2025 का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो LK क्लासेस ऐप पर सभी पीडीएफ अपलोड है, बजट का भी, इकोनॉमिक सर्वे का भी, ठीक है, जितने भी हम क्लास करवाते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि 71वीं बीपीएससी का हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किए हैं और एक टेस्ट आपको डेमो के रूप में करवा चुके हैं, ठीक है। आप देख लेना, जो सेकंड टेस्ट हुआ था वो डेमो के रूप में करवा चुके हैं यूट्यूब पर, उसको एक बार देख लीजिए आप। उसके बाद आप इस टेस्ट को ज्वाइन करना। जैसे आप देखेंगे ना, आपको लगेगा कि एग्जाम में छपने वाले ही प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम जैसे पैटर्न है। तो एक बार आप जाकर देख लेना यूट्यूब पर, उसके बाद आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 20 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, ठीक है। केंद्रीय बजट के अनुसार शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा? तो याद रखना 1,28,650 करोड़ शिक्षा पर खर्च कितना करेंगे? 1,28,650 करोड़। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो 100 करोड़ आपका मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए किया गया है। ऑप्शन ए होगा। अब चलिए हम देखते हैं बजट का जो आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे और जिसको आप लोग बजट समझते हैं, ठीक है। ये बजट नहीं है, अब यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। यदि आएंगे भी ना तो इतना डाटा किसको याद रहेगा बताओ? तो जो इंपॉर्टेंट है जैसे राजकोषीय घाटा, जैसे बजट का आकार, तो ये सब एग्जाम आएगा तो आप बना सकते हो। ये किसको याद रहेगा इतना बताओ? तो लेकिन यहाँ से प्रश्न आते भी नहीं है। जितने भी हम अभी तक हम क्वेश्चन करवाए हैं ना, वहीं से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए आप। देखो कुल बजट का आकार आपको पहले बताइए, चूंकि हम 50,65,345 करोड़। इसमें कुल प्राप्तियां कितना है तो ये आप देख लो। कुल राजस्व प्राप्तियां कितना है तो ये आप डाटा याद कर सकते कर लो। पूंजीगत प्राप्तियां कितना है ये है, बस डाटा है। जैसे मेरे लिए वैसे आपके लिए याद ही करना पड़ेगा।
कुल व्यय कितना है, ठीक है, कुल प्राप्ति के बराबर कुल व्यय होगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ डाटा है, आप पीडीएफ में याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ याद होगा नहीं। हाँ, जो आपको याद करने योग्य है वो तो मैं क्वेश्चन में ऐड कर लिया हूँ। ये आपका बजट का आकार आपके एग्जाम में यदि आएंगे तो आपको बन जाएगा, याद रहेगा तो। और आपका ये जो है राजकोषीय घाटा, ये आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो इससे आप याद कर लो, ठीक है। 15,68,936 करोड़ और परसेंटेज में कहे जीडीपी का तो 4.4%। हाँ, राजस्व घाटा बोले तो ये आप याद रख लो। और जीडीपी का परसेंटेज देखो तो 1.5% है। प्रभावी राजस्व घाटा देखो तो 0.3% है। प्राथमिक घाटा देखो तो 0.8% है। बस डाटा क्लियर है, आप याद रख लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं। बस यही बात है, राजकोषीय घाटे के बारे में बताया गया आपको, ठीक है। लेकिन राजकोषीय घाटा यहाँ देखो, यहाँ पर है 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% है। लेकिन आपका 25-26 में नहीं पूछेगा, यदि आपका 24-25 में पूछेगा तो ये मैं हालांकि आपको हम आर्थिक सर्वेक्षण पूरे करवा रखे हैं, ठीक है, तब आर्थिक सर्वेक्षण वाले वीडियो को देख लेना। तो लेकिन यहाँ पे देख लो 24-25 में राजकोषीय घाटा पूछे तो जीडीपी का 4.9% होगा, ठीक है। ये इतना ध्यान रखना, लेकिन इसमें संशोधित करके 4.8% कर दिया है, तो आप संशोधित वाला याद रखो, 24-25 का 4.8%, ठीक है। तो ये था फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कब संसद में पेश किया गया। तो ये क्या था आपका 31 जनवरी 2025 को। ऑप्शन आपका बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है, देखिए यहाँ से प्रश्न आपका आया था इस बार, ठीक है, 17वीं बीपीएससी में, और आपको हम पहले क्लास करा रखे थे और वहीं से आपका प्रश्न आया था, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर वित्त वर्ष 2024-25 में समग्र जीवीए में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः है। अब समझिए सिंपल की भारत के यानी इकोनॉमी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 18.03%, आपका द्वितीयक में है 27% और तृतीयक में है 55%। और ये आपका जो हम डाटा भी बता रहे हैं ना, ये आपका 100% करेक्ट है। यदि आप कहीं पढ़े हुए हैं और डाटा आपका मैच नहीं कर रहा है तो जो आप पढ़े थे पहले वो डाटा गलत होगा, लेकिन ये डाटा गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं कंटेंट बनाता हूँ तो उसमें समय देता हूँ, एक एक चेक करता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें आंख मूंद कर आप सभी डाटा को आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न रहेगा। और 17वीं भी देखने को मिला था, सेम टू सेम डाटा सहित आया था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये देखो आपका 2024-25 के अनुसार पूछ रहा है 2024-25 में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है, लेकिन किस पर पूछ रहा है, वर्तमान मूल्य पर, यानी ये 24-25 के वर्तमान मूल्य पर पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। अब देखो अगला प्रश्न जो है वो देखिए क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आपका आधार वर्ष चेंज है। क्वेश्चन का आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्य पर वित्त वर्ष 2024-25 में समग्र जीवीए में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान कितनी है। अब देखो कृषि मतलब प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग द्वितीय क्षेत्र, सेवा तृतीय क्षेत्र, क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन अंतर कहाँ है, यहाँ पर पूछ रहा आपका स्थिर मूल्य पर, यानी आधार वर्ष पर। आधार वर्ष क्या आपका भी 2011-12 है, तो 2011-12 आधार वर्ष पर आपका पूछ रहा है कि जीवीए में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है। तो ये याद रखना आपका ऑप्शन बी होगा, 14.4%, 30.8% और 55%, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका फोर्थ है। क्वेश्चन अगर आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्य पर, स्थिर मतलब आधार वर्ष 11-12, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, 11-12 आधार वर्ष पर वित्त वर्ष 2023-24 के प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान है। अब यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ कर आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि कितना होने का अनुमान है, किस मूल्य पर, आधार यानी स्थिर मूल्य पर, यानी आधार वर्ष के आधार पर, यानी आपका 2011-12 के आधार पर, ठीक है। ये बहुत डिपेंड करता है किसके आधार पर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना, ऑप्शन ए होगा, 2.7% प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ठीक है, होने का अनुमान है। और
द्वितीय क्षेत्र में आपका 11.4% और तृतीय क्षेत्र में आपका 9%। ठीक है, ये भी आपका डाटा सही है, आप याद रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन अगर आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर, देखो क्वेश्चन सेम ही है लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, वर्तमान मूल्य पर पूछ रहा है आपका। ठीक है, और 24-25 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कितना परसेंट वृद्धि हुआ है। तो कोई दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ये प्रश्न था आपका क्या, यहाँ पर पूछ रहा था स्थिर मूल्य पर। ठीक है, और यहाँ क्या पूछ रहा है आपका, यहाँ पूछ रहा है आपका वर्तमान मूल्य पर, यानी करेंट मूल्य पर, यानी 24-25 के अनुसार। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपका लगता होगा सेम ही है लेकिन अंतर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। प्राथमिक क्षेत्र में 4.4% वृद्धि हुई है, द्वितीय क्षेत्र में 5.8% वृद्धि हुई है और तृतीय क्षेत्र में आपका 7.3% वृद्धि हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन क्या आपका कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी में स्थिर मूल्य पर कितनी वृद्धि हुई है। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, क्या कर रहा है, वित्त वर्ष 23-24 में, देखो आपको 23-24, 24-25, 25-26 तीनों आपको याद रखना होगा, क्योंकि अभी जो बीपीएससी का ट्रेंड है वो आपका ना 1-2 साल पहले के भी आपसे पूछ देते हैं, क्योंकि बजट में इसका यानी आर्थिक सर्वेक्षण में इसका चर्चा किया जाता है, इसलिए यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आपको 22-23-24 भी बताएंगे, 24-25 का भी बताएंगे और 25-26 का भी बताएंगे। ठीक है, तो सभी का डाटा आप अलग अलग याद रखेंगे। ऐसा न हो कि एक ही डाटा आप याद रखें और सभी में यही आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो आप याद रखिए वित्त वर्ष के अकॉर्डिंग। तो वित्त वर्ष 23-24 में कह रहा है भारत की जीडीपी में स्थिर मूल्य पर, यानी वास्तविक जीडीपी, स्थिर मूल्य मतलब बेस ईयर के आधार पर, बेस ईयर कितना भी 11-12 है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना आप, इसमें 9.2% वृद्धि दर्ज किया है। कितना, 9.2% 23-24 में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 7 है। देखिए सारा प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा, इसलिए आप क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे आप क्लास देखिए लास्ट तक, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि यह क्लास, क्या ऐसा क्लास कहीं यूट्यूब पर है, ऐसा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मैं अपना से सेट किया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के जीडीपी में स्थिर मूल्य पर, यानी स्थिर मूल्य बेस ईयर 11-12 के आधार पर, स्थिर मूल्य पर कितना वृद्धि अनुमानित है। इसमें पूछ रहा है आप 24-25 में पूछ रहा है। ठीक है, 24-25 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है आपका, तो उसमें आप ध्यान रखना 6.5% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, किस पर, स्थिर मूल्य पर, यानी वास्तविक जीडीपी में आपका 6.5% वृद्धि का अनुमान है 24-25 में। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये तीसरा प्रश्न है इसी टाइप का। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के जीडीपी में स्थिर मूल्य पर कितनी वृद्धि अनुमानित है। तो ये याद रखना 25-26 का 6.3% से 6.8% के बीच ये अनुमान है, 6.3% से 6.8% के बीच। ठीक है, तो यहाँ आपका हम जीडीपी से 3 प्रश्न करवाए हैं, तीनों प्रश्न का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन की क्या करना है, क्वेश्चन का आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में वर्तमानी मूल्य पर भारत के कुल जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा थी। अब देखो ये प्रश्न आपका 2022-23 का ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो 22-23 का भी डाटा आपको ध्यान रखना है। तो देखो ऑप्शन ए होगा, प्राथमिक क्षेत्र में 20.1%, द्वितीय क्षेत्र 25.6% और तृतीय क्षेत्र में आपका योगदान 54.3% रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 10। क्वेश्चन आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वर्तमान में भारत के कितने प्रतिशत आबादी की आजीविका का स्रोत है। देखिए प्रश्न का हो सकता है लैंग्वेज आपको अलग हो, क्योंकि सारा प्रश्न हम अपने लैंग्वेज में लिखे हैं। ठीक है, खुद से लिखे हैं, इसलिए हो सकता है कि लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता हो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बताइए कि वर्तमान में कितने परसेंट, भारत के कितने परसेंट आबादी ऐसे है जिसको अभी भी आजीविका का स्रोत क्या है, कृषि है। ये आपका 46%, अभी भी 46% व्यक्ति का आजीविका का स्रोत क्या है, तो आपका कृषि है। ऑप्शन बी होगा,
याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके बीपीएससी के एग्जाम को ट्रेंड में ध्यान में रखकर बनाया गया है, ठीक है। जैसे अभी आपका पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी तरह का प्रश्न आपको बनाने का हम कोशिश किए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में यानी 2017 से 23 के दौरान कृषि क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, ठीक है। यानी कह रहा पिछले 5 वर्षों में यानी कृषि क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये याद रखना आप 5%, ठीक है। 5 वर्षों में 5% याद रखना आसान रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन अगर आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि संबंधित गतिविधियों का देश के जीडीपी में कितना योगदान रहा है। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का कितना % योगदान रहा है, तो ये रहा आपका 16%, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वर्तमान में सकल वैश्विक अनाज उत्पादन में भारत का योगदान कितना है। यानी विश्व में जितने भी टोटल आपका अनाज का उत्पादन हो रहा है, उसमें आपको बताना कि भारत का कितना % योगदान है। तो याद रखना 11%। पूरे विश्व के अनाज उत्पादन में भारत का 11% योगदान है। आप दिखा दो ऐसे प्रश्न कहीं भी आपको यूट्यूब पर मिलता हो। यूट्यूब का जो पेड क्लास आप करते हो ना, 1000-2000 जो ज्वाइन करते हो उसमें भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, करा वित्त वर्ष 2024-25 में अरहर, बाजरा, मसूर और रैपसीड के एमएसपी में कितने % वृद्धि की गई है। ये भी इसका भी घोषणा आपका आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया है। तो याद रखना 59% किसमें वृद्धि किया, अरहर दाल पर, बाजरा पर 77%, मसूर पर 89% और 98% किसमें वृद्धि किया है, रैपसीड के एमएसपी में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन आपका वित्त वर्ष 2023-24 में देश की कुल निर्यात में कृषि और संबंधित वस्तुओं का योगदान कितना था। आपका रहा 23-24 में बताना है भारत के कुल निर्यात में कि कृषि और कृषि से संबंधित वस्तुओं का योगदान कितना % रहा है, ठीक है। कितना % रहा है, याद रखना 11.3%। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % अनुमानित है। अब देखिए यहाँ पर आपका राजकोषीय घाटा जो पूछते हैं, यहाँ से भी आपका 2-3 तरह से प्रश्न बनते हैं। आपका वित्त वर्ष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो 24-25 है, 23-24 है और 25-26 है। 3 तरह का हम बताएंगे आपको, क्योंकि तीनों वित्तीय वर्ष में से कोई भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में आपका सभी का चर्चा किया रहता है, इसलिए बीपीएससी आपका किसी भी डाटा को पूछ सकते हैं। तो आप जब भी राजकोषीय घाटा पढ़ते हैं तो आंख मूंद कर % मत याद रखो, वित्त वर्ष देखो, उसके अनुसार आप इसका % ध्यान रखिए। क्योंकि वित्त वर्ष के अनुसार राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य है वो आपका अलग अलग है, ठीक है। तो याद रखना 24-25 के अनुसार पूछ रहा है तो आप याद रखना 4.8%, ठीक है। 24-25 के अकॉर्डिंग कहे तो आपको क्या याद रखना है, आपको 4.8%, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। आपका अगला प्रश्न आपको ध्यान से देखना है। देखिए अगला प्रश्न जो होगा सेम ही लगेगा लेकिन अंतर होगा। अब इसमें देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है वित्त वर्ष 25-26 में, अब वित्त वर्ष बदल गया, 25-26 में भारत की राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % होने का अनुमान है। तो ये आपका 4.4%। और एग्जाम में जो क्वेश्चन ज्यादा पूछने का चांस हो रहता है ना, यही आपका वित्त वर्ष कराता है, जो अभी आपका आने वाले जो चल रहा है वित्त वर्ष उसी में आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके आगे पीछे 2 वर्ष आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा 4.4%। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन करा आपका कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % था। किसमें करा, 23-24 में, ठीक है। तो इस डाटा को भी आप याद रखेंगे, क्या था, तो आप याद रखना 23-24 में था आपका 5.6%, ठीक है, 5.6%। अब देखिए, अब इसका कोई पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटेंट तो आप क्लास करके देख लेते हैं, आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो इसका पीडीएफ मिलेगा आपको एलके क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो आप जाइए एलके क्लासेस ऐप को
प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और वहीं पर इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में कोई जाति चाहते हैं 71वीं BPSC का टेस्ट लगाना, तो इसका भी आपका टेस्ट बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर है। एक बार जाकर आप टेस्ट लगाइए, आपको इस बार यदि फायदा नहीं होता एग्जाम में तो मुझे फिर बताइएगा, ठीक है। ऐसा टेस्ट सही बता रहे हैं आपको, मार्केट में कहीं नहीं है, ठीक है। तो आप टेस्ट भी लगा सकती हो, TRE 4 का भी सारा टेस्ट चल रहा है, वो भी लगा सकती हो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अब चलो अगला क्वेश्चन देखिए आपको। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के राजकोषीय घाटा GDP का कितना % रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 राजकोषीय घाटा बताए हैं अलग अलग वित्त वर्ष का, ठीक है। तो आप डाटा उसी अनुसार याद रखेंगे। तो 22-23 में कहे तो आपका होगा 6.4%। और ऐसा डाटा आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, आप ढूंढ लीजिए, पूरा यूट्यूब ढूंढ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। बड़े बड़े कोचिंग से आप कंटेंट मंगा लीजिए, नहीं मिलेगा आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्लास के वैल्यू कीजिए और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना अच्छा क्लास करवाता हूँ, व्यूज क्यों नहीं जाता है, स्टूडेंट क्यों नहीं पढ़ता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। और किसी का देख लीजिए फालतू फालतू प्रश्न करवाया है, 50 करवा दिया है, स्टूडेंट देख रहा है, पता नहीं कैसे सोच है स्टूडेंट का, कंटेंट समझते ही नहीं है। अब देखिए ये प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 20, आरबीआई की प्रेषण यानी रेमिटेंस सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2024 में भारत को कितना रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। अब देखो आपको रेमिटेंस पहले समझना होगा, रेमिटेंस होता है क्या, इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रेषण। तो रेमिटेंस क्या होता है, सिंपल समझिए। जैसे कोई भारतीय नागरिक है, ठीक है, कोई भारतीय नागरिक है और जो विदेश में रहता है, कोई मान लो UAE में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, कोई चाइना में रहता है, ठीक है, कोई कतर में रहता है। तो जो ये विदेश में जो व्यक्ति रहते हैं भारतीय नागरिक, और वो जो पैसा वहां से कमा करके जो भारत भेजते हैं, ठीक है, उसी पैसा को हम बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं? इसी पैसा को हम बोलते हैं रेमिटेंस, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई मान लीजिए भारतीय विदेश जाकर पैसा कमाता है, अपने देश जो पैसा भेजता है उसी पैसा को हम बोलते हैं रेमिटेंस, समझ गए। तो कह रहा है कि 2024 में भारत को टोटल कितना रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। तो याद रखना इस डाटा को, $129.1 बिलियन, ये सभी आपका अमेरिकी बिलियन डॉलर में ध्यान रखना है। 129.1 अमेरिकी बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये विश्व में सबसे अधिक है, यानी पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे अधिक रेमिटेंस किसको प्राप्त हुआ है, तो भारत को प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये रिकॉर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो आपका इस डाटा को भी याद रखना, और ऐसे प्रश्न आपका BPSC पूछते हैं, आप जाकर एक बार क्वेश्चन बैंक को देखिए उल्टा कर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, 5-6 को स्टार लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार जब 25 तक भारत के पास कुल कितना विदेशी मुद्रा भंडार था, ठीक है। तो देखो याद रखना, $685.729 बिलियन, इससे भी स्टार लगाना। और एक चीज और बता देते हैं, इसका डाटा आपको कहीं कहीं कुछ और भी मिलेगा, तो उस पर आप भरोसा मत करना, इसी डाटा को आप याद करना। ये 110% डाटा सही है, ठीक है, 110% डाटा सही है। तो आप इसी को याद रखना। आप यदि कहीं पढ़े हो जो आपको मैच नहीं करता है तो उसको भूल जाओ और इसको याद रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वर्तमान में भारत विश्व में सर्वाधिक विदेशी भंडार की सूची में किस स्थान पर है। अभी दिखा है आपको, ठीक है, कि भारत के पास विदेशी भंडार कितना है, $685.729 बिलियन है। अब कह रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार के अनुसार बताओ कि भारत को कौन सा स्थान अभी किस स्थान पर है। तो याद रखना भारत है 4थे स्थान पर, ठीक है। बात करें हम विदेशी मुद्रा भंडार में, तो भारत जो है विश्व में वो 4थे स्थान पर है। यहाँ तो आपका चौथा स्थान नहीं दिया ऑप्शन में, यहाँ दिया है, तो यहाँ होगा आपका ऑप्शन नंबर D। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप याद रखिए, पहला स्थान पर कौन है, सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है, तो चीन के पास है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरा स्थान पर याद रखना आपका है जापान, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा भंडार उसके बाद किसके पास है, जापान के पास है। तीसरा किसके पास है, तो तीसरा याद रखना स्विट्जरलैंड, ठीक है, आपका स्विट्जरलैंड का आपका तीसरे स्थान पर है। और जो चौथे स्थान पर कौन है, तो अभी आपको बता दिए भारत है, ठीक है। तो ये आप एक बार ना क्रम ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है जब डीपली प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये भी शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन कर आपका कि RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत को कुल कितना FDI प्राप्त हुआ है। तो ये आपका हुआ है
81.04 बिलियन डॉलर, 81.04 बिलियन डॉलर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 71वीं बीपीएससी या यदि आप टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और करेंट अफेयर को मजबूत करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हम करेंट अफेयर क्लास तो आपको यूट्यूब पर फ्री करवाते हैं, लेकिन आपको इस एप्लीकेशन पर इसका पीडीएफ मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके लिए आपको ना एलके क्लासेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। आप देखिए क्या क्या है, यहाँ पर आपका सभी आपका मंथ वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, सारा पीडीएफ को प्रिंट करवा सकते हैं, आपको ये ई बुक के फॉर्मेट में है, तो यहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन आपका है कि आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत के किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुए हैं, यानी सबसे अधिक एफडीआई जो है वो किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो आप याद रखना महाराष्ट्र को। ठीक है, महाराष्ट्र को आपका 2024-25 में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। एफडीआई मतलब सिंपल समझिए विदेशी निवेश। ठीक है, जो विदेशी कंपनी आकर निवेश करते हैं उसी को समझिए एफडीआई है। ठीक है, तो सबसे अधिक निवेश कहाँ हुआ है, तो महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। और इसमें देखो पहला पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे बोले तो कर्नाटक है और थर्ड पे बोले तो आपका दिल्ली है। ठीक है, सबसे अधिक एफडीआई किसको प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र को, सेकंड में कर्नाटक को, थर्ड में दिल्ली को। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 25, क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन का आपका वर्ष 2024-25 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है। अब देखो, अब कह रहे कि भारत को जो है सबसे अधिक एफडीआई किस देश से मिला है। ठीक है, तो याद रखना सबसे अधिक आपको सिंगापुर से आया है। ठीक है, सबसे अधिक एफडीआई पूछे भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है 2024-25 में, तो सिंगापुर से। उसके बाद सेकेंड स्थान पर आपका मॉरिशस है, मॉरिशस आपको सेकेंड स्थान पर है। थर्ड स्थान आपको कहाँ से मिला है, अमेरिका से। ठीक है, तो याद रखना इस क्रम को भी, सबसे अधिक एफडीआई सिंगापुर से, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद अमेरिका। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फिर आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्राप्त हुआ है। अब पूछ रहा है कि एफडीआई जो प्राप्त हुआ है वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ है, तो याद रखना सेवा क्षेत्र में। ठीक है, सेवा क्षेत्र में आपका ना एफडीआई सबसे अधिक प्राप्त हुआ है, तो पहला स्थान पर सेवा क्षेत्र है, सेकेंड स्थान पर आपका कहे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, थर्ड पर कहे तो ट्रेडिंग है। ठीक है, ये 3 क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक एफडीआई आपको मिला है। सबसे अधिक पूछे तो सेवा होगा। ठीक है, ये सभी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये भी शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए 27 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2024 में सर्वाधिक प्रेषण मतलब रेमिटेंस, पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, रेमिटेंस क्या होता है ये भी आपको बता चुके हैं। तो यानी जो भारतीय नागरिक विदेश से पैसा कमाकर अपने देश भेजता है ना, उसी पैसा को रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश का सही क्रम कौन सा है, तो याद रखना 24 में आपका सबसे अधिक रेमिटेंस भारत को मिला है। पहला स्थान पर भारत था, सेकेंड स्थान पर आपका मॉरिशस को मिला, मासिको को मिला है, थर्ड पर आपका चीन को मिला है और फोर्थ पे आपका फिलीपींस को मिला है। फिलिस्तीन को नहीं, तो फिलिस्तीन का सपोर्टर खुश हो जाएगा, फिलीपींस से ध्यान रखना। ठीक है, तो भारत को सबसे अधिक आपका रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। ठीक है, और होगा क्यों नहीं, सबसे ज्यादा विदेश में कौन रहते हैं, इंडियन ही रहते हैं। ठीक है, तो पहला आपका भारत होगा, दूसरा मासिको, तीसरा चीन, चौथा फिलीपींस, ऑप्शन सी होगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 28। क्वेश्चन का आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत का कुल व्यापार घाटा कितना है, ये स्टार लगाइएगा। ऐसे प्रश्न आपका बीपीएससी ना 67वीं बीपीएससी में पूछा था, आप जाकर देखिए। ठीक है, सेम प्रश्न ऐसे ही पूछा था। तो क्वेश्चन कर आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2024-25 में भारत का कुल व्यापार घाटा कितना रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको समझना होगा पहले कि व्यापार घाटा होता क्या है। चलिए पहले आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर आपको हम समझाते हैं कि व्यापार घाटा क्या होता है। इसका होगा आपका ऑप्शन सी 94.26 बिलियन डॉलर। ये याद रखना क्यों जरूरी है तो आपको बताते हैं। देखो
व्यापार घाटा क्या होता है? व्यापार घाटा देखो, भारत कितना निर्यात किया है, ठीक है, और कितना आयात किया उसको देखा जाता है। हम पहले ही घाटा लिखे हैं, इसलिए हम पहले क्या लिखेंगे? आयात लिखेंगे। घाटा आपसे जब व्यापार घाटा आपसे पूछे तो आयात पहले लिखना है, अब माइनस निर्यात। क्यों लिखते बताते हैं आपको। देखो घाटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आयात ज्यादा हो गया है और निर्यात कम हुआ है। निर्यात मतलब क्या होता है? कोई सामान हम कोई दूसरे देश को बेचते हैं उसको निर्यात बोलते हैं, और जो कुछ सामान किसी देश से लाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आयात बोलते हैं, ठीक है। तो आयात हम ज्यादा कर लिए, निर्यात हम कम किए हैं, तो हम क्या रहते हैं? घाटा में रह जाते हैं। इसी को बोलते हैं व्यापार घाटा। तो व्यापार घाटा का फॉर्मूला क्या होगा? कुल आयात माइनस कुल निर्यात। तो याद रखना 2024 में आपका जो टोटल आपका आयात जो था भारत का, जो आयात किया था भारत, वो टोटल याद रखना ये था आपका 915.19 बिलियन डॉलर, ठीक है। और निर्यात पूछे कितना था? तो निर्यात था आपका टोटल 820.93 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ करें व्यापार घाटा, तो हम आयात में से क्या करेंगे? निर्यात को माइनस कर देंगे। अब इसको माइनस कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? इसको माइनस कीजिए तो 94.26 बिलियन डॉलर आएगा। तो चलो ये प्लस में है, माइनस में कब आंसर होता है? सेम टू सेम। यदि आपको यहाँ पूछता व्यापार अधिशेष, अब देखो व्यापार अधिशेष क्या होता है ये भी समझिए। व्यापार अधिशेष क्या होता है? क्या करा? व्यापार अधिशेष मतलब कितना शेष हुआ है व्यापार। तो देखो इसमें क्या होता है कि निर्यात ज्यादा होता है, ठीक है। तो निर्यात में से हम क्या करते हैं? आयात घटाते हैं, ठीक है। तो यानी हम ज्यादा सामान को बेचे हैं दूसरे देश में, कम लाए हैं, तब बोलते हैं अधिशेष में है, व्यापार अधिशेष में। तो हर देश चाहता है कि व्यापार अधिशेष में हो, ठीक है। लेकिन भारत अभी क्या है? व्यापार घाटा में है। आज ही नहीं है, पहले से भी है, ठीक है। क्योंकि भारत का आयात ज्यादा होता है, निर्यात कम होता है। तो इसमें यदि पूछता आपका कि अभी बताओ भारत का वर्तमान में व्यापार अधिशेष कितना है, तो उसी का आंसर आपका सेम ही होता, लेकिन ये माइनस में होता, ठीक है। 94.26 बिलियन। क्यों? क्योंकि अधिशेष में तो है नहीं, घाटा में है, तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे भी यहाँ आप ना निर्यात का वैल्यू दीजिए और आयात का दीजिए, माइनस घटाइएगा तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे व्यापार घाटा क्या होता है, व्यापार अधिशेष क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किसको किया है? यानी भारत जो है सबसे अधिक निर्यात किस देश को किया है, ठीक है। तो याद रखना इसमें भारत सबसे अधिक निर्यात कहा जाए तो अमेरिका को किया है, उसके बाद यूएई को किया है, थर्ड पर नीदरलैंड को किया है, फोर्थ पर चीन को किया है, ठीक है। ये क्रम ही है। तो कह रहा सबसे अधिक निर्यात किसको किया है? अमेरिका को। निर्यात समझ रहे हैं कि भारत क्या किया होगा? अपना सामान क्या किया होगा? अमेरिका को सबसे अधिक बेचा होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं निर्यात। तो निर्यात जो है आपका सबसे अधिक किसको किया है? भारत अमेरिका को। और एक चीज जानकर खुशी होगा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार जो है ना वो अधिशेष में रहता है, यानी हम ज्यादा अमेरिका को निर्यात करते हैं और अमेरिका से हम कम आयात करते हैं, ठीक है। लेकिन वही कहे तो सबसे अधिक व्यापार घाटा में किसके साथ रहते हैं? चाइना के साथ। क्योंकि चाइना जो है ना सस्ता सामान को इंडिया में ज्यादा भेजता है और इंडिया जो है चाइना देश में अपना कम सामान भेजता है, ठीक है, इसलिए घाटा में रहते हैं। लेकिन अमेरिका के साथ नफा में रहते हैं, फायदा में रहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 24-25 में भारत के सर्वाधिक आयात देश रहा है। यानी अब पूछ रहा है कि भारत सबसे अधिक आयात किस देश से किया है? तो इसमें होगा चाइना हो जाएगा। चाइना से सबसे अधिक आयात किया भारत, उसके बाद रूस से किया, उसके बाद यूएई से किया, उसके बाद अमेरिका से किया है, ठीक है। ये भी क्रम है आपका, इस क्रम को भी आप याद रख सकते हो। तो भारत सबसे अधिक आयात किस देश से करता है? चाइना से। अब यहाँ पर आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और ये डाटा सारा डाटा जो आपका है 2023 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और 2023 के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में 2023 का ही डाटा दिया है, तो आपका 23 के अनुसार ही पूछेगा, ठीक है। कि भारत वस्तुएं के निर्यात में कौन से स्थान पर है? तो 17वें स्थान पर है, ठीक है, ध्यान रखना। 17वां स्थान पर कौन है? भारत है निर्यात में, ठीक है, वस्तु के निर्यात में। अगला है कि भारत वस्तुगत आयात में कितना है? कौन से स्थान पर है? तो विश्व में 8वें स्थान पर है। भारत सेवा के निर्यात में पूछे
तो सर्विस के निर्यात में 7वें स्थान पर है और सर्विस यानी सेवाओं के आयात में भारत 9वें स्थान पर है विश्व में। ठीक है, तो ये 4 आपका रैंक है जिसे आप याद रखना, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 31 है। आपको बताते हैं क्वेश्चन क्यों शामिल किए हैं। क्वेश्चन पर आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति कितनी प्रतिशत रहने का संभावना है। ये प्रश्न हम पहले नहीं करवाते थे, लेकिन इस बार आपका ना 17वें बीपीएससी में ये प्रश्न पूछ दिया, आपका ऐसा भी डाटा पूछ दिया, हेडलाइन मुद्रास्फीति आपसे पूछ दिया, इसीलिए हम इस बार इस प्रश्न को शामिल किए हैं। ठीक है, तो देखो इसमें पूछ रहा है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 25-26 में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो याद रखना 4.2%। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका है आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार यानी 2024-25 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में कितना परसेंट रह गया है। तो याद रखना 6% से घटकर वो आपका 3.2% हो गया है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन आपका 33 है और ये लास्ट प्रश्न है आज का। क्वेश्चन आपका है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023-24 में 5.4% से घटकर 2024-25 में कितना आ गया है। ठीक है, तो ये इसका आप ध्यान रखना, ये आपका 4.9% हो गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, फर्स्ट है। और आपको बता दें इसमें जितने भी प्रश्न है सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो क्लास को अच्छे से देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के किसके द्वारा बिहार विधानसभा में पेश किया गया। अब देखिए यह प्रश्न शामिल करने का कारण यह है कि आपका ऐसा प्रश्न 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। भाई तो बहुत सिंपल, लेकिन ऐसा प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, इसीलिए किसी भी प्रश्न को आप हल्के में नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया। तो आपको पता होगा अभी वर्तमान में बिहार का वित्त मंत्री सम्राट चौधरी है, तो सम्राट चौधरी के द्वारा इसे पेश किया गया। और आपको पता होगा सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है, साथ में वित्त मंत्री भी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जब का बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है ये पहली बार आपका कब पेश किया गया था। ठीक है, तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार कब पेश किया गया था, तो याद रखिएगा 2006-07 में 2006-07 में आपका पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ध्यान रखना उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जिसका निधन हो चुका है, तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा क्योंकि इस बार आपका 17वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था, तो 2006-07 में। ग्रीन बजट का बात करें जो आपका प्रश्न इस बार आया था, तो ग्रीन बजट आपका बिहार में पहली बार कब पेश हुआ है, ये आपका हुआ 2020-21 में, 2020-21 में पहली बार ग्रीन बजट पेश किया गया था। और पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में सुशील कुमार मोदी के द्वारा लाया गया था। तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा कब विधानसभा में पेश किया गया। तो डेट ध्यान रखिएगा 28 फरवरी 2025 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कौन सा संस्करण है? तो यह 19वां संस्करण है, ध्यान रखिएगा। इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है यह 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है। पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया, फिर आपको बता दें 2006-7 में। किसके द्वारा? तो बिहार के उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? यानी आपसे पूछ रहा है कि आधार वर्ष पर, आधार वर्ष आपको पता होगा अभी 11-12 है, तो आधार वर्ष पर बिहार के जीएसडीपी में कितना % वृद्धि दर्ज की गई है? यानी आपसे पूछ रहा है कि बिहार के वास्तविक जीएसडीपी में, देखिए बात को समझिए क्योंकि भाषा आपके एग्जाम में चेंज कर देते, ठीक है। तो वास्तविक जीएसडीपी में कितना % वृद्धि दर्ज की गई है? वास्तविक जीएसडीपी इसलिए कहते हैं क्योंकि आधार वर्ष पर आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो जीएसडीपी आधार वर्ष पर काउंट करते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक जीएसडीपी, और जो जीएसडीपी तात्कालिक वित्त वर्ष पर काउंट करते हैं उसको बोलते हैं हम मौद्रिक जीएसडीपी। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा है वास्तविक जीएसडीपी में कितना % वृद्धि हुआ है, तो याद रखें ना 9.2%। कितना? 9.2%। आपका ऑप्शन बी होगा। और इस प्रश्न में आप 5 स्टार लगा सकते हो क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने योग्य है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और आपका अगला जो प्रश्न करवाने वाले हैं वो आपका लगेगा कि सेम है लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, ये अभी आपका आधार वर्ष क्या है 2011-12 है, लेकिन ये 2026 में आपका चेंज हो जाएगा। अब आपका नया आधार वर्ष बनने वाला है 2022-23, जिसकी घोषणा कर दिया है भारत सरकार ने, ठीक है। तो अब आपका जीएसडीपी का काउंट करने का नया आधार वर्ष क्या बनेगा, तो ये आपका 2022-23 बनेंगे, वो आपका 2026 से लागू होगा, ठीक है। 2026 से लागू होगा, इसे भी याद रखिए, हो सकता है आपका एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 5 का है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? क्या पूछ रहा है? वर्तमान मूल्य, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। तो वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, यानी वित्तीय वर्ष 23-24 के अनुसार पूछ रहा है। 23-24 में वर्तमान मूल्य पर कितना वृद्धि दर्ज की है? आपसे बता रहे थे, पहले बता चुके हैं कि वर्तमान मूल्य पर पूछे उसका मतलब क्या होता है? मौद्रिक जीएसडीपी, ठीक है। जो अब आपका करेंट ईयर चल रहा है उसका आधार पर पूछ रहा है तो उसको बोलते हैं हम मौद्रिक जीएसडीपी। एक सेकेंड, मौद्रिक जीएसडीपी, ठीक है, मौद्रिक जीएसडीपी, ठीक है। तो ये कर आपका मौद्रिक जीएसडीपी में कितना वृद्धि दर्ज किया है, तो याद रखना ये आपका हो जाएगा यानी 14 सॉरी यहाँ पर मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक है शायद, ठीक है। 14.5% होगा, यहाँ 7 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, 14.5% है करेक्ट देखा जाए तो, ठीक है। तो 14.5% मौद्रिक जीएसडीपी में वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोनों प्रश्न आपका अलग है। पहले जो प्रश्न पूछा गया था, चौथा प्रश्न जो था उसमें पूछ रहा था आधार वर्ष पर, इसमें पूछ रहा है वर्तमान मूल्य पर। तो दोनों प्रश्न अलग है, आप लोग एग्जाम में सही से आंसर लगाइएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। दोनों प्रश्न आपका वीवीआई प्रश्न है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन 6 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में किस स्थान पर है, यानी बिहार किस स्थान पर है, ठीक है, आर्थिक विकास की गति में। तो ये है दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो पहला स्थान पर कौन है, तो पहला पर आपका तेलंगाना है, ठीक है, ध्यान रखना। पहला पर आपसे पूछे तो कौन है, तो तेलंगाना है, और दूसरे स्थान पर आपका है बिहार। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं, आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। आपका यदि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आते हैं तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इस क्लास में नहीं मिलेगा, ठीक है। आप देखे होंगे कि 17वीं बीपीएससी में आपको दिखाए थे कि कितने क्वेश्चन हमारे क्लास से पूछे हैं। उसमें आप देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार इकोनॉमिक सर्वे यानी बिहार बजट, ठीक है, और केंद्रीय बजट, केंद्रीय इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, वहां से प्रश्न आया था, सारा प्रश्न अपने क्लास आया था, ठीक है। तो क्लास को आप हल्के में मत लीजिए और अच्छे से क्लास को देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वेश्चन का 7 है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक
और तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितनी है। भीबिया लगा लो उसको, ठीक है, स्टार लगा लो, 5 स्टार इस प्रश्न पर आने का बहुत चांस है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है 19.9% है, द्वितीय क्षेत्र का कितना है 21.5% है, और तृतीय क्षेत्र का कितना है तो 58.6% है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है, क्रम भी पूछ सकता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में किसका कितना योगदान है, ठीक है। तो सबसे अधिक किसका है तृतीय क्षेत्र का, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र। तो ये घटते हुए क्रम भी आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, भाषा चेंज करके कैसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। और आपसे ये पूछे कि बिहार के अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो तृतीय क्षेत्र का है, दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका यही होगा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रही है। अभी आपको बता दिए सबसे अधिक योगदान किसका है, ये आपका तृतीय क्षेत्र का कितना है तो 58.6% है, अभी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न जो है ना, एक ही प्रश्न से 3-4 प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा, एक ही प्रश्न से 3-4 प्रश्न बनता है। तो प्रश्न के जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू है सभी आपको बताते हैं कि इस तरह से आप पढ़ो, इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आप क्लास को देखिए। यदि आप 71वीं बीपीएससी में आप करंट अफेयर को मजबूत करना चाहते हैं, आप यदि 30+ नंबर लाना चाहते हैं करंट अफेयर में, तो आप जरूर क्लास को देखिए। और बीपीएससी टीआरई 4 वाला कभी कहेंगे कि आप यदि 8 में से 7 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो आप भी क्लास को अच्छे से देखिए, ठीक है, क्योंकि सारा प्रश्न यहीं से रहता है। इसका प्रूफ आप लोग 17वीं बीपीएससी में और टीआरई 3 में देख चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब देखो दोनों प्रश्न में अंतर है, दोनों प्रश्न में अंतर है। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र सॉरी द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में कितने % वृद्धि हुई है, ठीक है, कितने % वृद्धि हुई है आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर। इसका पहले आंसर देख लो क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा 5.7% प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि हुई है, 8.2% द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है और 10.8% आपका तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ठीक है। और ये भी VBA प्रश्न है, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब चलो दिखाते हैं दोनों में अंतर क्या है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र में वृद्धि कितनी है हुई है, ठीक है। और यहाँ पर था कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है। तो दोनों प्रश्न में अंतर है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 सॉरी इसमें मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है। क्वेश्चन यह है आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है। ये आपका 29,095 करोड़। और बात करें जीएसडीपी का कितना % है, ये आपका 2.98%, ठीक है, 2.98% है। तो परसेंटेज में भी ध्यान रखिएगा और डाटा भी ध्यान रखिएगा। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जितने भी प्रश्न है ये सभी प्रश्न हम अपने खुद से हम लिखे हैं, ठीक है, पहले कॉपी पे लिखे हैं, फिर टाइपिस्ट को भेजे, फिर टाइपिंग हुआ है, ठीक है। तो ऐसा किसी की कॉपी पेस्ट नहीं है, ध्यान रखना। सारा प्रश्न हम खुद से बनाए हैं, ठीक है, कंटेंट लेकर हम खुद से बनाए हैं। जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जो ओरिजिनल कॉपी होता है उसमें से हम बनाए हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगा है क्वेश्चन बनाने में, तो इसलिए कहते हैं आपको कि इस क्लास को वैल्यू कीजिए आप लोग, ठीक है। इसीलिए कहते हैं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन बनाने में। अब देखिए अगला प्रश्न फिर आपका अलग है, अगला प्रश्न आपका अलग है। क्वेश्चन कर रहा है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। तो कोई प्रश्न में आपको ना ध्यान से पढ़ना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर क्या था, वित्त वर्ष 2024-25 में पूछ रहा था
तो 29,095 था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वित्त वर्ष 2025-26 है। तो देखो, जब भी आप बजट पढ़ते हो या इकोनॉमी सर्वे पढ़ते हो तो वहां पर वित्त वर्ष का बहुत वैल्यू है। ठीक है, वित्त वर्ष आपको ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो आपके एग्जाम में प्रश्न गलती हो सकता है। तो 25-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है, ये आपका 32,718.31 करोड़। ठीक है, अब सीधे याद रखिए 32,718 करोड़। ठीक है, आपका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आपका है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी है। देखो, हम वास्तविक प्रति व्यक्ति आय क्यों लिखे हैं, इससे आपको मालूम हो कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो अभी वर्तमान में आपका आधार वर्ष क्या है, 11-12 है। ठीक है, जो जीएसडीपी काउंट करते हैं। तो जो प्रति व्यक्ति आय यानी 2011-12 के आधार वर्ष पर निकाला गया है, उसी को बोलते हैं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, वो कितना है बिहार का, ये आपका 36,333 रुपया, 36,333 रुपया है। और इस पर भी स्टार लगा लो। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था और बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि ऐसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसी प्रश्न को हम शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में आने योग्य है, जो आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 13 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितनी है। हम मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर भाषा क्यों यूज किए हैं, क्योंकि आपको मालूम हो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो किस वर्ष पर पूछ रहा है आपका, 2023-24 पर। तो 2023-24 वित्त वर्ष पर जो प्रति व्यक्ति आय काउंट किए हैं उसी को बोलते हैं मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय, यानी जो वर्तमान ईयर पर हम काउंट करते हैं उसी को बोलते हैं मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। वो कितना है, तो वो है आपका, ध्यान रखिएगा, 66,828 रुपया, 66,828 रुपया है। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, दोनों प्रश्न आपका अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिला का है, तो ये है आपका पटना जिला का। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि पटना में देख सकते हैं जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सारा कहाँ रहता है, पटना में रहता है। जितने नेता लोग हैं पटना में रहता है, तो स्वाभाविक है वहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा। वो कितना है, यदि आपका डाटा पूछ दे एग्जाम में, हो सकता है तो याद रखना 1,21,396 रुपया है। ठीक है, 1,21,396 रुपया है, यह पटना का प्रति व्यक्ति आय है, जो बिहार में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। अगला क्वेश्चन करा आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका शिवहर जिला। ठीक है, शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। पूछा जाए आपसे कितना है, तो ध्यान रखना इसका प्रति व्यक्ति आय है 19,561 रुपया, 19,561 रुपया है, ये आपका सबसे कम है शिवहर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन 16 है कि वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार का राजस्व बचत कितनी रही है। वित्त वर्ष 23-24 में ऐसे प्रश्न अभी तक नहीं आया है, लेकिन आप डाटा याद रख सकते हो, 2833 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा आपका क्या है, सॉरी आपका अगला क्वेश्चन करा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार का अनुमानित राजस्व बचत कितनी है। ये 24-25 का पूछ रहा है, तो याद रखना 1121 करोड़। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है 18, इसको आप स्टार लगा लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 से 2023-24 तक कितनी बढ़ी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि यह नया डाटा है। ठीक है, कह रहा है कि बिहार का अर्थव्यवस्था जो है 2011-12 से 2023-24 तक कितनी बढ़ी है, तो ये लगभग 3.5 गुना बढ़ी है। ऑप्शन बी होगा, इसे आप याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय
प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 134 किलोवाट घंटा जो 2012-13 में था से बढ़कर कितनी होने का अनुमान है। तो यह आपका 363 किलोवाट प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है। ये भी VVI प्रश्न है, याद रखना। यानी 2012-13 में कितना था, 134 किलोवाट पर आवर था, जो आपका अभी 2023-24 में कितना बढ़कर होने का अनुमान है, तो 363 किलोवाट घंटा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन क्या आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो सड़क घनत्व में देखा जाए तो तीसरे स्थान पर है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है। ये आपका 3167 किलोमीटर, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार की सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, फसल सघनता वाला जिला कौन सा है, यानी बिहार के किस जिला में सबसे अधिक फसल सघनता है। ये आपका सुपौल जिला में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, सुपौल। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए ऐसा प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था 4 जनवरी को, ध्यान रखना 4 जनवरी को हुआ था। इसमें एक ही पेपर में ऐसे प्रश्न आपका 4 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। यानी सबसे अधिक धान का उत्पादन कहाँ होता है, गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, मक्का कहाँ होता है, ईख कहाँ होता है, ठीक है। तो बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। तो एक ही पेपर में 4 प्रश्न आपको यहीं से पूछा गया था, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से इस प्रश्न को करना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला कौन कौन सा है। यानी वित्त वर्ष 2023-24 में करा बिहार में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला जिला कौन कौन सा है। तो ध्यान रखना सबसे अधिक है आपका रोहतास, उसके बाद है आपका औरंगाबाद, फिर है आपका कैमूर। रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर, ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादकता वाला जिला कौन सा है। ये है आपका रोहतास। देखिए दोनों प्रश्न अलग अलग है। वहां पूछ रहा था कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है, उत्पादकता नहीं पूछ रहा था, उत्पादन पूछ रहा था। यहाँ क्या पूछ रहा है, उत्पादकता पूछ रहा है। देखो उत्पादन होता है सिंपल, सबसे अधिक कहाँ उत्पादन हुआ, कितना कुंटल हुआ, ठीक है। उत्पादकता अलग चीज होता है। उत्पादकता होता है प्रति हेक्टेयर, ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ये होता है आपका रोहतास में ही होता है। तो चावल में आपको टेंशन नहीं है, सबसे अधिक उत्पादन पूछे तो रोहतास, सबसे अधिक उत्पादकता पूछे तो रोहतास, लेकिन अलग फसलों में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे आगे आप देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 25 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो देखो चावल में भी रोहतास है सबसे अधिक, और गेहूं में भी सबसे अधिक उत्पादन आपका रोहतास में ही होता है, ध्यान रखना। तो इसका क्या होगा, इसका आपको हो जाएगा रोहतास, सबसे अधिक रोहतास, उसके बाद कैमूर, उसके बाद भोजपुर, ठीक है। ये क्रम ध्यान रखना, सबसे अधिक उत्पादन रोहतास में होता है गेहूं का, उसके बाद कैमूर में, उसके बाद भोजपुर में, ठीक है। और ये जो डाटा है ये आपका 100% करेक्ट डाटा है। यदि आप कहीं और क्लास करते हैं, यदि आपको कोई डाटा आपको अंतर लगता है तो मान के चलिए उसका डाटा गलत होगा, मेरा नहीं, ठीक है। क्योंकि जितने भी हम प्रश्न बनाए हैं वो अपने से सेट किए हुए प्रश्न है, और सभी प्रश्न आपका जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका ऑफिशियल आता है उससे हम क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। इसीलिए 100% करेक्ट है, क्योंकि इसमें आपका बहुत चैनल पर आपको गलत मिल जाएगा, ठीक है, गलत भी पढ़ा देते हैं बहुत लोग, ठीक है। क्वेश्चन 26 है वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है। अब देख लिए क्या पूछ रहा है, उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर, ये है खगड़िया। तो चेंज हो गया यहाँ पर, गेहूं उत्पादन पूछे तो क्या था आपका रोहतास था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है उत्पादकता में यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, ये होता है आपका खगड़िया में। तो दोनों प्रश्न अलग है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, बिहार में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। मक्का का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है बिहार में। देखिए सबसे अधिक होता है पूर्णिया में,
उसके बाद होता है आपका अररिया में, और उससे कम होता है आपका कटिहार में। तो क्रम ध्यान रखना, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, ठीक है। अब फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में मक्का का शाब्दिक उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है मक्का का। तो फिर यहाँ पर आंसर आपका चेंज हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा अररिया। क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा अररिया। तो मक्का प्रति हेक्टेयर पूछे तो अररिया जिला होगा, ऐसा ही पूछे मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता तो पूर्णिया। तो दोनों प्रश्न में अंतर है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी प्रश्न पूछा था 17वीं बीपीएससी में कि बिहार में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है। तो पश्चिमी चंपारण होता है, ठीक है। कहाँ होता है, पश्चिमी चंपारण होता है। उसके बाद भी फर्स्ट में पश्चिमी चंपारण, सेकेंड में पूर्वी चंपारण, थर्ड में गोपालगंज, फोर्थ में समस्तीपुर। ये क्रम है गन्ना उत्पादन करने का, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में बिहार में केला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। देखो केला में पहले सबसे अधिक कौन था, वैशाली था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है, वैशाली को पीछा करके मधुबनी आगे आ चुका है, ठीक है। तो केला का सबसे अधिक उत्पादन मधुबनी में, उसके बाद वैशाली, उसके बाद मुजफ्फरपुर। तो आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ये 100% सही डाटा है, ध्यान रखना। जो वैशाली अभी तक बता रहा है वो गलत है, ठीक है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में लीची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। लीची का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है। तो सबसे अधिक होता है आपका मुजफ्फरपुर, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद वैशाली। तो क्रम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का कितना योगदान है। तो ये आपका 85%, पूरे देश के मखाना का 85% उत्पादन आपका केवल बिहार में होता है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, यानी सबसे अधिक पूछा जाए आपका मखाना का उत्पादन कहाँ होता है, तो बिहार में होता है। मखाना और लीची का उत्पादन सबसे अधिक बिहार में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कर आपका कि वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में बिजली की कुल खपत कितनी यूनिट हो गई है। तो कुल खपत पूछे आपको तो ध्यान रखना 3830 करोड़ यूनिट, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार सरकार द्वारा 100% घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया गया। ये आपका लक्ष्य 2018 में ही बिहार सरकार पूरा कर लिया था, यानी बिहार के प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य 2018 में बिहार सरकार ने पूरा कर लिया था, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर कितनी बढ़ी है। इसका आप ध्यान रखना 24.8% से 33.5% हो गया है, ठीक है, आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख फोकस क्षेत्र नहीं है। क्या कह रहा है, कौन सा प्रमुख फोकस क्षेत्र नहीं है। तो कृषि विकास है, औद्योगिक विकास है, पर्यावरण स्थिरता है, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान ये विषय आपका नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बिहार कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शीर्ष आलू उत्पादक जिला पटना, नालंदा और समस्तीपुर, बिल्कुल सही है। शीर्ष प्याज उत्पादन करने वाला जिला नालंदा में सबसे अधिक, उसके बाद वैशाली, फिर पश्चिमी चंपारण, ये भी सही है। फूलगोभी उत्पादन करने वाला जिला सबसे अधिक वैशाली, फिर कटिहार, फिर नालंदा, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति कब अपनाई गई। ये आप ध्यान रखिएगा, इसका डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका डेट होगा आपका 22 मार्च 2015। 22 मार्च 2015 को बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति अपनाई गई थी, ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अब देखो इसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन है। एक साइड दिया आपका फसल, ये आपके टेस्ट के रूप में क्वेश्चन हम शामिल किए हैं, आपको पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर टेस्ट आपका है, ठीक है। आपको मैचिंग करना है, मैचिंग कीजिए। क्या करा है, एक साइड दिया फसल, दूसरे से दिया सर्वोच्च उत्पादकता। उत्पादकता दिया है, उत्पादन नहीं दिया, ध्यान रखना। क्या है, उत्पादकता है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछ रहा है आपसे। तो चावल का सबसे अधिक कहाँ है, तो रोहतास में।
पता है। गेहूं का कहाँ है, तो खगड़िया में है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछ रहा है। मक्का का कहाँ है, तो अररिया है। दाल का कहाँ होगा, बेगूसराय हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, आपका हो जाएगा 3142, 3142 आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये टेस्ट के रूप में आपका यह क्वेश्चन था। अगला भी क्वेश्चन आपका टेस्ट के रूप में है। अब देखो यहाँ पर भी आपको एक साइड दिया है सब्जियां, दूसरी साइड दिया शीर्ष उत्पादक, ठीक है। अब देखो आलू, तो आलू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है बिहार में, आलू होता है आपका पटना में सबसे अधिक, ठीक है, डी हो जाएगा। फिर आपका है प्याज, प्याज कहाँ होता है, नालंदा में होता है। फूल गोभी अभी देखे थे वैशाली। आम हो जाएगा कटिहार, ठीक है। तो उसको मिला लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिला लो, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सी होगा, 4312। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कर आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, यानी सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में देखी गई है। तो यह है आपका निर्णय, देखिए आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां की घोषणा की गई। देखिए इसमें आपका बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 की घोषणा किया गया। सेकेंड आपका है बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2025 की घोषणा किया गया है। और तीसरा आपका है बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025। इस तीनों का घोषणा किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार बजट 2025-26 में घोषित महिला सशक्तिकरण उपायों में से कौन सा शामिल नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि जो आपका बिहार बजट 2025-26 है उसमें जो महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ घोषणा किया गया है, इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको पता होगा कि बिहार बजट 2025-26 में महिला हाट की स्थापना की बात किया गया है और इसका स्थापना कहाँ किया जाएगा, पटना में। इसका चर्चा किया गया है। पिंक बसें की शुभारंभ, इसकी भी चर्चा किया गया है, ठीक है। और तीसरा आपका अगला है कि कन्या विवाह मंडप का निर्माण करना, ये भी इसका भी घोषणा किया गया है। लेकिन इसमें 1 रैंक 1 पेंशन योजना की शुरुआत की बात नहीं कही गई है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था आपका कि बिहार बजट 2025-26 में घोषित महिला सशक्तिकरण में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी इसका घोषणा इसमें नहीं किया गया है। लेकिन आपका ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसका घोषणा किया गया है वो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना। तो महिला हाट का स्थापना पटना में किया जाएगा। और ये जब कहा है पिंक बस का शुभारंभ, तो पिंक बस सेवा जो है उसमें यह महिलाओं के लिए है। इसमें ड्राइवर, कंडक्टर और जितने भी आपका यानी सवारी है सभी क्या होंगे, महिला ही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये देखिए क्या करे कि बिहार में 2022-23 में 54.6% भूमि का उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया गया। ये डाटा ध्यान रखिएगा, ये आपका सही है। अगला है कि फसल संघनता सबसे अधिक सुपौल में है और कितना है, तो 1.82 थी, ठीक है। तो ये भी सही है। तो ये डाटा याद रखना यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका इम्पोर्टेंट ये है कि बिहार बजट के अनुसार आपको सबसे अधिक बिहार में फसल संघनता किस जिला में पाया गया है, तो सुपौल में, ठीक है, उसको आप ध्यान रखना। अगला है कि बक्सर और भोजपुर जिले में 80% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र का उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया गया। ये भी सही है आपका, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। तो ऑप्शन आपका डी होगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपको मैच द कॉलम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैच करना है। एक साइड दिया, क्या दिया है आपको, कॉलम ए दिया है वितरण यानी किस पर कितना राशि आवंटित किया गया है, और कॉलम बी दिया आपका बजट अनुमान, ठीक है। सॉरी, एक साइड दिया आपका क्या, वितरण यानी जैसे राजस्व प्राप्ति है, कर है, वो कितना मिला है, ठीक है। तो इसको मिलान करना है। ए में है राजस्व प्राप्तियां। अब बताना है आपको कि ये आपका किसके अनुसार बताना है, बिहार बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है, कि राजस्व प्राप्तियां इसमें प्रावधान कितना किया गया है राजस्व प्राप्तियां का, ठीक है। तो देखो इसका हो जाएगा आपका ए का होगा 4, यानी इसका हो जाएगा कितना, 2,60,831 करोड़, ठीक है।
और आपका अगला है कि कर राजस्व, क्या है, कर राजस्व है। तो कर राजस्व का क्या होगा, तो देखो आपका बी का हो जाएगा 3, ठीक है। फिर आपका है राज्य का अपना गैर कर राजस्व कितना मिला है, तो देखो इसका हो जाएगा आपका 2, और सबसे है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, तो इसका आपका जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्यों के आधार पर अनुमानित राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी क्या है। इसको स्टार लगाना, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन ध्यान रखो किस ईयर पर पूछ रहा है, तो कह रहा है आपका वर्तमान मूल्यों पर, ठीक है। तो ये आपका 2025-26 के मूल्यों के अनुसार ही बताना है, यानी आपका ये मौद्रिक जीएसडीपी पूछ रहा है। पहले आपको बता चुके हैं कि जो हम करेंट ईयर पर निकालते हैं उसको बोलते हैं मौद्रिक जीएसडीपी, और जो हम बेस ईयर पर निकालते हैं उसको बोलते हैं यानी रियल जीएसडीपी, ठीक है, वास्तविक जीएसडीपी। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, मौद्रिक जीएसडीपी पूछ रहा है, ठीक है, कितना अनुमानित है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए, आपका ए होगा 10,97,264 करोड़, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, इसमें आपको मैच करना है, ठीक है, कॉलम ए के साथ कॉलम बी को। ये में दिया है आपका राजस्व व्यय, ये आपको पूछ रहा है बजट अनुमान 2025-26 में, ठीक है। तो राजस्व व्यय का अनुमान क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 होगा। ये आपका है 2,52,000.26 करोड़ में है सारा, ठीक है, इतना करोड़ रुपया, ठीक है, करोड़ में है सारे, ध्यान रखिएगा, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब फिर आपका सेकंड में पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय कितना है, तो इसका आपका जगह 64,894 करोड़, ठीक है। फिर आपका है राजस्व घाटा, क्या है, राजस्व घाटा है, ये आपका इसका हो जाएगा 1 होगा, ठीक है, 8,831 करोड़ माइनस में है लेकिन राजस्व घाटा। फिर आपका है तो राजस्व घाटा यह आपका यानी माइनस में है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर घाटा नहीं हुआ है, ठीक है। राजस्व अधिशेष बोल सकते हैं प्लस में इसको, ठीक है, 8831, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पढ़ने का तरीका होता है। फिर आपका डी है राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, 32,718 करोड़, ठीक है, ये आपका अनुमानित है राजकोषीय घाटा 2025-26 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, उसको मैच कीजिएगा तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा 2413 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में कथनों की जांच करें और सही कथनों का पहचान करें। कथन आपका ए दिया है कि सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना है। बिल्कुल सही है, आपको पता ही होगा कि फिलहाल में आपका सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र योगदान करता है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। यानी बिहार के जीएसडीपी में सबसे कम योगदान किसका है, तो प्राथमिक क्षेत्र का यानी कृषि का है, ठीक है, सॉरी, बिहार के जीएसडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र है, इसके बाद आपका प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में कितना है, तो 58.6% है, ध्यान रखना। द्वितीय क्षेत्र में कितना है, तो 21.5% है, और प्राथमिक क्षेत्र में कितना है, तो 19.9% है। तो ये दोनों कथन आपका सही है, ठीक है, दोनों कथन आपका सही है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये दोनों कथन सही है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, कथन ए और बी सही है, ए और बी दोनों सही है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, आप देखे होंगे 17वीं बीपीएससी में इसी तरह से प्रश्न आपका आया था केंद्रीय बजट से, ठीक है, ये भी हम आपको करवा रखे हैं, केंद्रीय बजट का आपको क्लास देखना है तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आप बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। ए में आपका है कि भारत के कुल मखाना उत्पादन में बिहार के योगदान 85% है, बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने मिथिला मखाना को जीआई टैग
प्रदान किया है, ये भी सही है। अगला है क्षेत्रवार सबसे महत्वपूर्ण फल आम रहा है, जिसके बाद केला रहा है, किसमें 2023-24 में, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है, किस राज्य पर, तो बिहार राज्य पर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3,32,740 करोड़, इतना ऋण है बिहार पर, ठीक है। ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फिर आपको उसमें दिया है कि किस सेक्टर में कितना आवंटित हुआ है, उसको आपको मैच करना है, ठीक है। यहाँ देखिए ए में दिया है शिक्षा, तो आपको पता ही होगा कि अभी फिलहाल बिहार बजट में सबसे अधिक खर्च किस पर करता है, तो शिक्षा पर करता है, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो इस ऑप्शन में से भी आपको लगा सकते हो, ठीक है। 4 को दिया है, इसमें सबसे अधिक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी में है 60,954 करोड़। तो इतना आपको शिक्षा पर खर्च किया है। देखते हैं एक मैच से होगा नहीं होगा आपको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब मैच द कॉलम प्रश्न आता है तो आपको ये देखना चाहिए, यदि एक को मैच करने से प्रश्न बन रहा है तो आपको बना के आगे जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नहीं हो रहा है। फिर अगला देखेंगे, स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया है, तो स्वास्थ्य पर खर्च किया आपका 20,335 करोड़ अनुमान है स्वास्थ्य पर इतना खर्च करने का, ठीक है। फिर आपका है ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास को देखा जाए तो आपका हो जाएगा 16,193 करोड़। फिर है ऊर्जा क्षेत्र, आपका हो जाएगा 13,483 करोड़। इसमें देखा जाए तो आपका क्या आएगा 4, 3, 2, 1, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपको मैच द कॉलम प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। ये आपको दिया है आय का स्रोत, यानी बिहार सरकार को आय का स्रोत कहाँ कहाँ से है, ठीक है, और कितना होता है कहाँ से। तो देखिए कॉलम ए में दिया आपका कि राज्य के लिए केंद्र करों का हिस्सा, राज्य के लिए केंद्रीय करों का हिस्सा, तो सबसे ज्यादा राज्य सरकार, बिहार सरकार को जो मिलता है पैसा, वो आपका सबसे ज्यादा यही आपका केंद्रीय करों में जो हिस्सा होता है राज्य सरकार का, वहीं से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो सबसे अधिक कौन सा है, तो ऑप्शन बी है, तो बी लगा देंगे 43.68%। तो ऐसे आप एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपके दिमाग में रहेगा तो आपको हो सकता है डाटा नहीं भी याद हो तो आप प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे समझ करके। तो आपका ए का 2 हो गया। अब देखो एक ही हम बनाए, ए का 2। अब देखो तो ए का 2 किस ऑप्शन में है, ए में तो नहीं है ए का 2। आगे देखते हैं, आगे देखिए आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यदि आपको एक ही टिक लगाने से प्रश्न बन रहा है तो आप इसको बनाकर आगे बढ़िए, क्योंकि एग्जाम में आपको ना समय कम रहता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पूरे अच्छे से देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिए हैं कैसे बनाना है, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो पूरे विस्तार में जानेंगे। तो राज्य के लिए केंद्रीय करों का हिस्सा कितना होगा 40, यानी पूरे बजट का आपको देखो देख लो कितना मिलता है केंद्रीय करों में से, तो 43.68% मिलता है आपको। राज्य का जो बजट का हिस्सा है वो आपको इसका 43% हिस्सा कहाँ से मिलता है, केंद्रीय करों के रूप में मिलता है केंद्र सरकार से। फिर आपका है राज्य सरकार का कर राजस्व, ठीक है, क्या है, राज्य सरकार का कर राजस्व। तो उसके बाद आप, मुझे लगता है यही, हाँ उसके बाद यही होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18.77%, ठीक है। फिर आपका सार्वजनिक ऋण है, फिर है केंद्र सरकार से अनुदान, सार्वजनिक ऋण और केंद्र सरकार से अनुदान, ठीक है। देखो आपका सार्वजनिक ऋण हो जाएगा, इसका योगदान कितना है, ये आपका 17.58% है, और केंद्र सरकार से अनुदान कितना मिलता है 17.21%, ठीक है। तो देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा 4, 3, 1, 4, 3, सॉरी 1 मिनट, 4, 3 नहीं है ना, गलत है, क्या होगा आपका हो जाएगा 4 के बाद है आपका 1 सेकेंड, सॉरी ए का क्या है, ए का 2 है, हम 4 बोल रहे हैं, ए का 2 है, बी का क्या है 4 है, तो 2, 4, सी का क्या है 1 है, और 3 है, 2, 4, 1, 3 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। सॉरी कभी कभी हो जाते हैं थोड़ा सा मिस्टेक,
माफी चाहते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार के उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कौन सा विशेषता सही है। ए में है कि अधिकांश उद्योग कृषि पर आधारित है, बिल्कुल सही है। बिहार का अधिकांश उद्योग जो है किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। अगला है कि भागलपुर क्षेत्र में रेशम उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेशम वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, भागलपुर में होता है बिहार में, तो यहाँ पर उद्योग लगाने की संभावना ज़्यादा है, सॉरी उद्योग विकास होने की संभावना। अगला है किशनगंज जिला चाय उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। बिहार में सबसे अधिक पूछा जा सकता है चाय का उत्पादन कहाँ होता है, तो किशनगंज जिला में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर आपका कि सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 के लिए बिहार की अर्थव्यवस्था का अनुमानित विकास दर क्या है। अब देखिए इस प्रश्न को याद रखना आपको जरूरी है। क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 के लिए बिहार की अर्थव्यवस्था के अनुमानित विकास दर का अनुमान क्या है, तो ये है आपका 8%, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, कितना है, 8% है। तो हमेशा जब भी आप प्रश्न याद रखते हैं तो वित्तीय वर्ष को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जब भी प्रश्न आपको पूछेंगे तो वित्तीय वर्ष आपको हो सकता है कि यहाँ पर आपका 25-26 न पूछकर 24-25 पूछ ले, तो 24-25 में कहाँ याद रखेंगे, तो जो आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में करवाए हैं क्वेश्चन वहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वहाँ से आपको ध्यान रखना है। आपको याद होगा हम बताए थे कि 24-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आपका, ठीक है, बिहार का जो आपका यानी विकास दर है, यानी जो एक आपका आधार वर्ष होता है वो था आपका 9.2%, याद रखना। और जो आपका करेंट ईयर पर होता है 23-24 में, यहाँ 24-25 आर्थिक सर्वेक्षण है ना, लेकिन ये डाटा था आपका 23-24 का, याद होगा, ठीक है, ये डाटा किसका था, 23-24 का था, ठीक है। तो आपको पूछे वास्तविक जीएसडीपी में कितना वृद्धि, तो 9.2%, और मौद्रिक जीएसडीपी तो आपको हो जाएगा 14.5%। ये प्रश्न आपको हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में करवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये अलग प्रश्न है और ये प्रश्न आपका अलग है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 2025-26 के लिए बिहार का अर्थव्यवस्था के अनुमानित विकास दर क्या है, तो ये है आपका 8%, इसको स्टार लगा लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन कर आपका कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार में मुद्रास्फीति की दर क्या थी, ठीक है। ये प्रश्न हम शामिल क्यों किए हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपका ना आया हुआ था एक बार, इस बार 17वीं बीपीएससी में, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी डाटा पूछ लिया जाता है आपको। तो ये आपका 5.5%, ठीक है, ऑप्शन बी ही लिखा था, ऑप्शन बी ही माना उसको, ठीक है, 5.5%। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार बजट 2025-26 किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया, तो ये आपको उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। और ऐसा प्रश्न आपको इस बार 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, सिंपल प्रश्न है, लेकिन वहाँ पूछा था आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा था शायद, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो सिंपल है लेकिन याद रखना है, क्योंकि जो बिहार का भी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो साथ में वो वित्त मंत्री भी है, ठीक है, बिहार के वित्त मंत्री है, इसीलिए इसने बजट पेश किया है। और विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री है लेकिन वो वित्त मंत्री नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन कर आपका वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार बजट का आकार क्या है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार बजट का जो आकार है वो है आपका 3,16,895.02 करोड़, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, तो आपका सी होगा। इस डाटा को आप ध्यान रखना। इसको देखो लगभग आपको ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, 3.17 लाख करोड़, ठीक है। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। शॉर्टकट में आएगा तो ऐसा रहेगा ऑप्शन, पूरे आएगा तो आपको ऐसा रहेगा ऑप्शन, ठीक है। दोनों आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कह रहा है वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष के से कितना अधिक रहा है, ठीक है। यानी जो आपका बजट 2024-25 का था उससे पूछ रहा है कितना अधिक आपका इस बार 2025-26 का बजट है, ठीक है, बिहार का कितना अधिक है। तो वो डाटा आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहले डाटा याद रखिए, ये कितना अधिक है, 38,169.3 करोड़, ठीक है, इतना अधिक है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, 38,169,
सॉरी 38,169 आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा है। इन 25-26 का पूछ रहा है, ठीक है। जब भी आप राजकोषीय घाटा याद रखते हैं तो वित्त वर्ष आप जरूर याद रखिए, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन बी 32,718.31 करोड़, ठीक है। तो सिंपल आप ध्यान रखिए 32,718 करोड़, ठीक है, 32,718 करोड़। यदि ये पूछे जीएसडीपी का कितना परसेंट है, तो ये आपका 2.98%, ठीक है। और यही आपका राजकोषीय घाटा ये परसेंटेज में आपका यही आपका 2024-25 का भी था, ठीक है। बिहार में 2024-25 का जो बजट आया था उसमें भी आपको यही अनुमानित किया था 2.98%, और इस बार भी परसेंटेज में इतना ही है, लेकिन डाटा चेंज है। आपको यदि 2024-25 का डाटा पूछ दिया, ठीक है, 2024-25 का राजकोषीय घाटा का, तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में पूछे तो वही होगा। तो जब भी आप याद रखते हैं तो आप क्या कीजिए ना, उसको वित्तीय वर्ष को ध्यान रखिए। हालांकि इसका हम पूरे अच्छे से चर्चा कहाँ पर किए हैं, तो जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण अभी आपको 2024-25 करवाए उसमें हम चर्चा किए हैं, उसको आप एक बार क्लास देख लीजिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका, यही आपको परसेंटेज में पूछ दिया जो अभी प्रश्न दिए हैं। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना परसेंट रखा है। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो कितना अभी बताएं हम, 2.98%। ये दोनों प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी आपका डाटा पूछ लेते हैं, कभी आपको ये परसेंटेज में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो दोनों डाटा आप ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार सर्वाधिक खर्च कौन से विभाग पर किया जाएगा। ये किस पर किया जाएगा, तो शिक्षा पर, ठीक है। और ऐसे प्रश्न पिछले बार भी करवाए थे, जो आपका बजट 2024-25 था उसमें भी हम करवाए थे, और ऐसा ही प्रश्न आपका इस बार 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो जिस तरह से 17वीं बीपीएससी में आपका क्वेश्चन मिला है उसी तरह से आपका 71वीं बीपीएससी में भी मिलेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा भरोसा रखिए और जितने भी हम क्लास करवा रहे हैं उस क्लास को आप देखते जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा। अभी क्या था प्रश्न, अभी प्रश्न था कि सबसे अधिक किस पर खर्च करेगा, शिक्षा पर। अब यहाँ पूछ रहा है कितना खर्च करेगा शिक्षा पर, ठीक है। तो उसको भी आप ध्यान रखिए, सॉरी, तो 60,964 करोड़, ठीक है, 60,964 करोड़ इस बार आपका शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, जो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार के किस जिला में कैंसर अस्पताल का स्थापना किया जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक है, स्थापना किया जाएगा, तो ये आपको बेगूसराय में इसका स्थापना किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितनी राशि मिलने का अनुमान है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। तो आपका ऑप्शन बी होगा 54,575 करोड़, ठीक है, 54,575 करोड़, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन का है कि प्राथमिक घाटा 2025-26 में कितना करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, ठीक है। यानी जो आपका बिहार बजट 25-26 है उसमें कह रहा है कि प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है। ऐसे प्रश्न बीपीएससी में अभी तक नहीं आया है, लेकिन आप याद रख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे प्रश्न को याद रख सकते हो, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन 25 है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जाएगा। हम लोग परसेंटेज वाले एक प्रश्न पहले देख चुके हैं, किस पर कितना परसेंटेज खर्च किया गया है, और यहाँ पर डाटा देख रहे हैं, ठीक है। दोनों चीज आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपसे कि स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जाएगा। तो आपका याद रखिएगा 20,035 करोड़, ठीक है, 20,035 करोड़ आपका स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन 26 है आपका कि बिहार यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गया है, टाइपिस्ट मिस्टेक कर दिए आपका, तो बिहार बजट होगा न कि बाजार, ठीक है। तो बिहार बजट 2025-26 में योजनागत व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
योजनागत व्यय का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो डाटा याद रखिए आप, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा 1,16,759 करोड़, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 27 है कि बिहार बजट 2025-26 में कुल राजस्व होने का अनुमान कितना है? कुल राजस्व होने का अनुमान कितना है? ऑप्शन आपका राजस्व, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 2,52,000 करोड़, ठीक है, 2,52,000 करोड़। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय का अनुमान कितना है? ठीक है, कुल पूंजीगत व्यय का अनुमान कितना है? एक सेकेंड, यहाँ पर प्रश्न क्या था? कुल राजस्व व्यय यहाँ पर कीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक है टाइपिंग में थोड़ा सा। क्या करा? बिहार बजट 2025-26 में कुल राजस्व क्या है? तो व्यय, ठीक है, राजस्व व्यय होने का अनुमान कितना है? तो आपका ऑप्शन ए होगा 2,52,000 करोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है आपका? बिहार बजट 25-26 में कुल पूंजीगत व्यय होने का अनुमान कितना है? कितना पूंजीगत व्यय होने का अनुमान कितना है? तो उससे भी ध्यान रखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 64,894 करोड़। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन क्या है आपका? वित्तीय वर्ष 25-26 में राजस्व और पूंजीगत व्यय का कुल अनुमानित व्यय का लगभग कितना है? यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय बताना है कि कुल व्यय का कितना परसेंट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी होगा 79.52%, ये आपका राजस्व व्यय होने का अनुमान है, और पूंजीगत व्यय कितना? तो 20.48%, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर आपका वित्तीय वर्ष, क्वेश्चन कर रहा है आपका कि वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितना रुपया प्राप्त होने का अनुमान है? इससे भी स्टार लगा लो, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो इससे भी आप स्टार लगा लेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको होगा 1,38,555 करोड़, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन पर क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर आपका कि वित्तीय वर्ष 25-26 में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 के लिए कितना, सॉरी यहाँ बजट होगा, कितना बजट प्रावधान किया गया है? कितना बजट प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखना, उसके लिए 5,972 करोड़ का आवंटन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन क्या है? उड़ान योजना के तहत बिहार बजट 25-26 की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में हवाई अड्डे को विकसित किया जाएगा? तो मधुबनी में भी किया जाएगा, मुंगेर में भी किया जाएगा, सहरसा में भी किया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 33 है। कह रहा बिहार बजट, सॉरी टाइपिंग थोड़ा सा ज़्यादा ही मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। बिहार बजट 25-26 की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिला में महिला हाट का निर्माण किया जाएगा? आपको हम शुरू में ही बता चुके हैं, कहाँ पर किया जाएगा? पटना में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन